नमस्कार। सुन लो यूपीएससी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरेंगे जिसके बिना सही मायने में इकोनॉमिक्स की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। सोचिए, जब हम न्यूज़ में सुनते हैं भारत की अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ी या अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका आधार क्या है? क्या ये देश का साइज है, एरिया? नहीं। या लोगों की गिनती, पॉपुलेशन? वो भी नहीं। जी नहीं, इसका आधार है आउटपुट, अर्थव्यवस्था का आउटपुट। एग्जैक्टली। और आज हम इसी पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हाँ, आज हम संजीव वर्मा की किताब के बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर 1 आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, जिसे सुन लो यूपीएससी आपके लिए लेकर आया है, उसका एक कह सकते हैं अक्षरशः विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल गहराई से। हाँ, और ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस इकोनॉमिक्स सिलेबस की नींव का पत्थर है, एकदम फाउंडेशन। सही का। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन, जीवीए, बाप रे, कितने सारे टर्म्स हैं। है तो, और अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इन सारे शब्दों को परत दर परत खोलें, बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ डेफिनेशन बताना नहीं है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और खासकर हाल के जो बदलाव हुए हैं, जैसे वो बेस ईयर वाला। हाँ, वो जीवीए वाला मामला। उन सबको भी समझना है। तो अहम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है डिटेल्ड और उम्मीद है मजेदार भी। उम्मीद तो यही है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1.1 आउटपुट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट से। आखिर ये आउटपुट है क्या भला? ये शब्द सुन तो लेते हैं, पर इसका मतलब क्या है? बहुत सरल शब्दों में अगर शुरू करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, मतलब किसी भी देश में, दो तरह की चीजें होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। दो तरह की? कौन सी? एक तो है वस्तुएं, गुड्स, जिनका उत्पादन होता है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कच्चा माल इस्तेमाल करके तैयार माल बनाना। जैसे अनाज उगाना, सीमेंट बनाना, कारें बनाना, कपड़े बनाना, ये सब वस्तुएं हैं। ठीक है, ये तो समझ आया, गुड्स। हाँ। और दूसरी चीज? दूसरी है सेवाएं, सर्विसेज। ये प्रदान की जाती हैं। आप इन्हें देख या छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे बैंकिंग? बिल्कुल, बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टरी सलाह, टीचिंग, यहाँ तक कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक तरह की सेवा है। अच्छा, तो वस्तुएं और सेवाएं, इन दोनों का क्या? इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू होता है उस देश की करेंसी में। भारत में रुपए में, अमेरिका में डॉलर में, यूरोप में यूरो में। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू। तो अब आते हैं आउटपुट की परिभाषा पर। आउटपुट मतलब एक निश्चित समय अवधि में, मान लीजिए 1 तिमाही या 6 माही या आमतौर पर 1 साल में, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। इसमें आपने एक शब्द पर जोर दिया, अंतिम, फाइनल। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, ये अंतिम का क्या मतलब है, और सभी क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, उत्पादन प्रक्रिया एक चेन की तरह होती है। कई बार एक चीज बनती है जो फिर किसी और चीज को बनाने में इस्तेमाल होती है। जैसे कोई उदाहरण? चलिए, ब्रेड का उदाहरण लेते हैं। ब्रेड बनाने के लिए पहले गेहूं उगाया जाता है, फिर गेहूं से आटा बनता है, फिर आटे से ब्रेड बनती है। ठीक है। अब इस प्रक्रिया में गेहूं और आटा, ये दोनों ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल हुए। इन्हें हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये बीच के स्टेप्स हैं। ब्रेड जो है वो अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड है, क्योंकि वो सीधे उपभोग के लिए तैयार है। अच्छा, तो गेहूं और आटा इंटरमीडिएट गुड्स हैं और ब्रेड फाइनल गुड है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर हम आउटपुट गिनते समय गेहूं का मूल्य भी जोड़ लें, फिर आटे का मूल्य भी जोड़ लें, और फिर ब्रेड का मूल्य भी जोड़ लें, तो क्या होगा? तो गेहूं का मूल्य एक बार गेहूं के तौर पर जुड़ा, फिर आटे के मूल्य में भी जुड़ा होगा, और फिर ब्रेड के मूल्य में भी जुड़ा होगा। आटे का मूल्य भी 2 बार जुड़ गया। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। इससे तो आउटपुट का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो सही नहीं है। ये तो चीटिंग हो गई ना। हाँ, ये तो गड़बड़ है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि आउटपुट की गणना में हम केवल अंतिम वस्तुएं
और सेवाएं ही शामिल करते हैं, यानी वो वस्तुएं और सेवाएं जो आगे उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल नहीं होंगी, बल्कि सीधे उपभोग या निवेश के लिए तैयार हैं, जैसे कि ब्रेड। तो नियम ये है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। जी हाँ, अंतिम वस्तुएं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मेरा दूसरा सवाल था, आपने कहा मौद्रिक मूल्य, लेकिन क्या सिर्फ वही चीजें गिनी जाती हैं जिनका पैसे के लिए लेन देन होता है? अगर कोई चीज पैसे के बदले खरीदी बेची ना जाए तो? ये भी एक जरूरी पॉइंट है। जैसे वो मछुआरे वाला उदाहरण अक्सर दिया जाता है। मान लीजिए एक मछुआरा है, वो दिन भर में 10 किलो मछली पकड़ता है, 8 किलो बाजार में बेच देता है, लेकिन 2 किलो अपने घर ले जाता है खाने के लिए। तो आउटपुट में क्या गिना जाएगा? सिर्फ 8 किलो का मूल्य? नहीं, नियम ये कहता है कि आउटपुट में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल होता है, चाहे उनका बाजार में लेन देन हुआ हो या नहीं। अच्छा, तो उस 2 किलो मछली का क्या होगा जो उसने खुद खा ली? उस 2 किलो मछली का भी एक अनुमानित मौद्रिक मूल्य, इम्प्यूटेड मार्केट वैल्यू, लगाया जाएगा और उसे आउटपुट में जोड़ा जाएगा। तो कुल 10 किलो मछली का मूल्य आउटपुट में जुड़ेगा। ओह, यानी प्रोडक्शन गिना जाता है, सेल नहीं। हाँ, उत्पादन महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें एक पेंच है। कुछ चीजें हैं जिनका मौद्रिक मूल्य लगाना बहुत मुश्किल है और वो पारंपरिक रूप से अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रवाह का हिस्सा नहीं मानी जाती। जैसे घर के अंदर किए जाने वाले काम, माँ का खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, ये बहुत मूल्यवान काम है, लेकिन इनका बाजार मूल्य तय करना मुश्किल है और इन्हें पारंपरिक जीडीपी या आउटपुट गणना से बाहर रखा जाता है। ये एक सीमा है इन आंकड़ों की। ये बात ध्यान रखने वाली है। और एक चीज और थी दिमाग में, पुरानी चीजें, सेकंड हैंड सामान, जिसे मैंने अपनी पुरानी कार बेच दी, क्या वो इस साल के आउटपुट में जुड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकी तो है, पैसा भी मिला। क्योंकि वो कार जब पहली बार बनी थी, मान लीजिए 5 साल पहले, तब वो उस साल के आउटपुट में गिनी जा चुकी है। अब दोबारा गिनेंगे तो फिर से डबल काउंटिंग जैसी बात हो जाएगी। सेकंड हैंड सामान की बिक्री से कोई नया उत्पादन नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनरशिप बदल रही है। हाँ, ये लॉजिकल है, नया प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो सेकंड हैंड माल की बिक्री आउटपुट में शामिल नहीं होती। सेकंड हैंड माल शामिल नहीं, इसे भी याद रखना है। ठीक है, तो अब आउटपुट की परिभाषा और साफ हो गई। आउटपुट इज इक्वल टू एक निश्चित अवधि, जैसे 1 साल, में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, जिसमें सेकंड हैंड बिक्री शामिल नहीं है। परफेक्ट। अब अगला सवाल आता है, ये उत्पादन करता कौन है और कहाँ होता है? हाँ, कौन है ये प्रोड्यूसर्स? ये कोई भी हो सकता है। एक अकेला व्यक्ति, जैसे कोई किसान या कारीगर, छोटे छोटे व्यवसाय, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस। सरकारी कंपनियां भी? बिल्कुल, सरकारी कंपनियां या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे ONGC, सेल, BEHL। और तो और विदेशी कंपनियां भी जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं, जैसे नोकिया, सैमसंग, हुंडई, सोनी, ये सब भारत में उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सब लोग और कंपनियां जो उत्पादन कर रहे हैं, ये आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं? जी हाँ, ये सभी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनसे वस्तुएं या सेवाएं बन रही हैं। अब सवाल आता है कहाँ का? हाँ, कहाँ? यहीं पर आता है घरेलू उत्पाद का कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक का मतलब है देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। मतलब भारत के नक्शे के अंदर? हाँ, भारत की राजनीतिक सीमाओं के अंदर, जिसमें हमारा समुद्री क्षेत्र भी शामिल है। इस सीमा के अंदर 1 साल में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी, उनका कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP का आधार बनता है। इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि बनाने वाला कौन है, भारतीय या विदेशी? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उत्पादन भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ है तो वो भारत के घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा है, चाहे उसे किसी भारतीय नागरिक ने बनाया हो, किसी भारतीय कंपनी ने, भारत सरकार ने, या फिर किसी विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी ने भारत में रहकर बनाया हो। भौगोलिक सीमा के अंदर ये कीवर्ड है। गॉट इट। डोमेस्टिक मतलब लोकेशन। अब ये उत्पादन करने के लिए चाहे कोई भी करे, कुछ चीजें तो लगती होंगी, इनपुट्स। बिल्कुल लगती हैं, और इकोनॉमिक्स में इन्हें हम उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मुख्य रूप से 4 कारक माने जाते हैं। 4? कौन कौन से? पहला, भूमि, जगह। कोई भी काम करने के लिए जगह तो चाहिए। फैक्ट्री लगानी हो, दुकान खोलनी हो, खेती करनी हो। हाँ, और जगह के इस्तेमाल के बदले क्या देना पड़ता है? किराया। सही,
किराया रेंट, तो भूमि का रिवॉर्ड है रेंट। दूसरा कारक है श्रम, यानी लोगों की मेहनत, उनका स्किल, उनका समय। और श्रम के बदले मिलती है मजदूरी या वेतन, वेजेस, सैलरीज। करेक्ट। तीसरा कारक है पूंजी, कैपिटल। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मशीनें, औजार, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, वो सब चीजें जो उत्पादन में मदद करती हैं और खुद इंसान ने बनाई हैं। और कैपिटल लगाने पर क्या मिलता है? ब्याज। हाँ, अगर पैसा उधार लिया है तो ब्याज, इंटरेस्ट, या अगर निवेश किया है तो उस पर रिटर्न। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कारक है उद्यमी। उद्यमी मतलब बिजनेस शुरू करने वाला। हाँ, वो व्यक्ति या संस्था जो रिस्क लेता है, जो भूमि, श्रम और पूंजी को इकट्ठा करता है, उनसे उत्पादन करवाता है और बिजनेस चलाता है। और उद्यमी को क्या मिलता है? उद्यमी को मिलता है लाभ, प्रॉफिट। ये उसका रिवॉर्ड है रिस्क उठाने का और सब कुछ मैनेज करने का। तो ये चारों हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इनके रिवॉर्ड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जी, अब सोचिए एक उद्यमी के नजरिए से, जब वो उत्पादन कर रहा है तो उसे इन चारों कारकों को पेमेंट करनी पड़ती है। हाँ, किराया देना है, तनख्वाह देनी है, ब्याज देना है, और आखिर में जो बचा वो उसका प्रॉफिट। तो ये चारों, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उद्यमी के लिए क्या है? ये उसकी उत्पादन की लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सही बात है, कॉस्ट है। लेकिन अब सिक्का पलटिए, इन चारों कारकों के नजरिए से देखिए। भूमि के मालिक के लिए किराया क्या है? उसके लिए तो इनकम है, आय। मजदूर के लिए वेतन, वो भी आय है। पूंजीपति के लिए ब्याज, आय। और उद्यमी के लिए लाभ, वो भी उसकी आय। अरे वाह! देखा, जो एक के लिए लागत है वही दूसरे के लिए आय है, इनकम है। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मतलब उत्पादन प्रक्रिया में जितनी कुल लागत आती है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, उतनी ही कुल आय उन कारकों को मिलती है जिन्होंने उत्पादन किया। बिल्कुल। और ये कुल लागत या कुल आय किसके बराबर होगी? ये तो उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के बराबर होनी चाहिए जो बनी, यानी आउटपुट के बराबर। एग्जैक्टली, ये है क्रक्स। लागत इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू आउटपुट। ये तीनों एक ही चीज को मापने के तीन अलग अलग तरीके हैं। कमाल है। आउटपुट इज इक्वल टू आय, ये बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब हुआ कि घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम, असल में एक ही आंकड़े को दर्शाते हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से वो एक ही हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप उत्पादन के नजरिए से देख रहे हैं और डोमेस्टिक इनकम को आप कारकों को मिली आय के नजरिए से देख रहे हैं, पर वैल्यू एक ही आएगी। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की घरेलू यानी देश की सीमा के अंदर, लेकिन हमारे बहुत से नागरिक तो विदेशों में भी काम करते हैं, कमाते हैं। हाँ बिल्कुल, और वैसे ही बहुत से विदेशी नागरिक या कंपनियां भारत में काम करती हैं और यहाँ से कमाती हैं। तो अगर हमें सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो, मतलब वो आउटपुट या इनकम जो हमारे देश के नागरिकों ने कमाई है, चाहे वो भारत में कमाई हो या विदेश में, तो हमें क्या करना होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे पहुंचे? अच्छा सवाल है। इसके लिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। सोचिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत की सीमा के अंदर हुई सारी कमाई शामिल है, चाहे वो भारतीय ने की हो या विदेशी ने। हाँ। अब हमें चाहिए सिर्फ भारतीयों की कमाई, चाहे वो भारत में हो या विदेश में। तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से वो वाली आय घटानी होगी जो विदेशियों ने भारत में कमाई है। ठीक है, माइनस कर दी। और उसमें वो वाली आय जोड़नी होगी जो भारतीयों ने विदेश में रहकर कमाई है। अच्छा, प्लस कर दी। ये जो नेट इफेक्ट है, विदेश से भारतीयों की कमाई, भारत से विदेशियों की कमाई, इसी को कहते हैं NFID, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेश से शुद्ध कारक आय, NFID। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, या जीरो भी। तो फॉर्मूला क्या बना? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस या माइनस NFID इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFID इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, अगर हमारे लोग बाहर से ज्यादा कमा रहे हैं जितना विदेशी यहाँ से कमा कर ले जा रहे हैं, तो NFID पॉजिटिव होगा और हमारा नेशनल प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। और अगर विदेशी यहाँ से ज्यादा कमा कर ले जा रहे हैं, जैसे बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में हैं,
या हमने विदेश से बहुत कर्ज लिया है जिस पे ब्याज देना पड़ता है। बिल्कुल। उस केस में NFID नेगेटिव हो जाएगा। तब हमारा नेशनल प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम होगा। तो नेशनल प्रोडक्ट देश के नागरिकों की कमाई दिखाता है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश की सीमा के अंदर हुई कमाई। सही। और ये NFID का नेगेटिव होना ये भी दिखाता है कि देश पर बाहरी देनदारियां बढ़ रही हैं या देश की संपत्ति विदेशियों के हाथ में जा रही है, जिससे भविष्य की आय का फ्लो बाहर की तरफ होगा। ये नेशनल प्रोडक्ट को कम करेगा, भले ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा हो। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर विकासशील देशों के लिए। ठीक है, तो हमने आउटपुट, डोमेस्टिक, नेशनल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ लिया। अब आते हैं सेक्शन 1.2 पर, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? देखिए, जब उत्पादन होता है तो सिर्फ ऐसी चीजें नहीं बनती जो तुरंत इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती हैं, जैसे खाना या पेट्रोल। हाँ, मशीनें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े बड़े उपकरण बनते हैं। सही। इन्हें कहते हैं पूंजीगत सामान, कैपिटल गुड्स। ये उत्पादन प्रक्रिया में सालों साल इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक फैक्ट्री में लगी मशीन या ऑफिस की बिल्डिंग या डिलीवरी के लिए ट्रक। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इन कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल करते हैं साल दर साल, इनमें घिसावट होती है, टूट फूट होती है, वेयर एंड टेयर। ये पुराने पड़ते जाते हैं, इनकी कार्य क्षमता कम होती है, इनकी कीमत कम होती जाती है। जैसे हमारी कार पुरानी होती जाती है। बिल्कुल वही। इसी सालाना घिसावट या इस्तेमाल की वजह से कैपिटल गुड्स की कीमत में जो कमी आती है, उसे ही अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन, इसका एक और नाम भी है शायद। हाँ, इसे पूंजी का उपयोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, CFC भी कहा जाता है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल, मशीन, बिल्डिंग इस्तेमाल हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। कोई उदाहरण दे सकती हैं नंबरों के साथ? जरूर। मान लीजिए एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, और अनुमान है कि ये मशीन 10 साल चलेगी। ठीक है, 10 लाख की मशीन 10 साल चलेगी। तो अगर हम सीधा सीधा हिसाब लगाएं, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, तो हर साल उस मशीन की कीमत में कितनी कमी आ रही है? 10 लाख को 10 साल से भाग दे दें। हाँ, तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। बिल्कुल। तो ये 1 लाख रुपए उस साल का डेप्रिसिएशन या CFC है। 1 लाख रुपए। ये समझना क्यों जरूरी है आउटपुट के संदर्भ में? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था का कुल आउटपुट देखते हैं तो उसमें ये कैपिटल गुड्स का बनना भी शामिल होता है। लेकिन अगर उस आउटपुट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुरानी घिसी पिटी मशीनों को बदलने या रिप्लेसमेंट में ही चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कोई खास नई बढ़ोतरी या एडिशन नहीं हो रही। अच्छा, मतलब आउटपुट तो दिख रहा है पर वो सिर्फ मेंटेनेंस में जा रहा है, नई ग्रोथ में नहीं। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आउटपुट में से कितना हिस्सा डिप्रिसिएशन की भरपाई कर रहा है। तो इस डिप्रिसिएशन के आधार पर आउटपुट के आंकड़ों को देखने के 2 तरीके बन जाते होंगे। जी हाँ, यहीं से सकल और शुद्ध का कॉन्सेप्ट आता है। बहुत ही सिंपल है। बताइए। अगर हम आउटपुट की गणना करते समय डेप्रिसिएशन के मूल्य को नहीं घटाते, उसे अनदेखा करते हैं, तो हमें जो आंकड़ा मिलता है उसे सकल, ग्रॉस आंकड़ा कहते हैं। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन शामिल है। हाँ, और अगर हम आउटपुट के कुल मूल्य में से उस साल के अनुमानित डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध नेट आंकड़ा मिलता है। नेट मतलब डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है। करेक्ट। नेट आंकड़ा एक तरह से अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक या शुद्ध वृद्धि को बेहतर दिखाता है, क्योंकि वो घिसावट की लागत को हटा देता है। तो अब हमारे पास जो डोमेस्टिक और नेशनल वाले कॉन्सेप्ट्स थे, उन पर ये ग्रॉस और नेट लगाने से 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। बिल्कुल। और यही वो 4 मुख्य अवधारणाएं हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन घटाए देना यानी सीमा के अंदर कुल उत्पादन, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन घटाने के बाद GDP माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स NDP, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन घटाए बिना यानी नागरिकों द्वारा कुल उत्पादन, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, GNP माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स NNP। ये चारों नाम फिर से सुन लेते हैं। GDP, NDP, GNP, NNP। ओके, तो GDP और GNP ग्रॉस हैं, NDP और NNP नेट हैं। सही। और GDP और NDP डोमेस्टिक हैं, GNP और NNP नेशनल हैं।
अब इनमें से अगर तकनीकी रूप से पूछा जाए तो किसी अर्थव्यवस्था की सेहत या विकास का सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा माप कौन सा माना जाना चाहिए? अगर बिल्कुल तकनीकी शुद्धता, टेक्निकल प्योरिटी की बात करें तो वो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। क्यों? 2 कारण। पहला, ये नेशनल है, यानी ये देश के सभी नागरिकों, नेशनल्स की आय या उत्पादन को शामिल करता है, चाहे वो कहीं भी हो। दूसरा और ज्यादा जरूरी, ये नेट है। इसने डेप्रिसिएशन यानी पूंजी की घिसावट को हटा दिया है, तो ये दिखाता है कि घिसावट की भरपाई करने के बाद वास्तव में कितना नया मूल्य, नेट एडिशन, अर्थव्यवस्था में जुड़ा है। तो एनएनपी असल ग्रोथ दिखाता है। हाँ, इसीलिए पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली एनएनपी को ही अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसका मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। एनएनपी इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय, इसे याद रखिएगा। अच्छा, एनएनपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। पर आजकल तो हर जगह न्यूज़ में, डिबेट में, आईएमएफ की रिपोर्ट्स में हर जगह जीडीपी 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 ही सुनाई देता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर एनएनपी या जीएनपी का महत्व कम क्यों हो गया है? अगर एनएनपी ज्यादा शुद्ध माप है तो हम जीडीपी को लेकर इतने क्यों चलते हैं? इसके कुछ व्यावहारिक और कुछ संरचनात्मक कारण हैं। जैसे? एक कारण ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा है। जिन देशों पर भारी विदेशी कर्ज होता है, उन्हें उस कर्ज पर ब्याज चुकाना पड़ता है। ये ब्याज देश के घरेलू संसाधनों से बाहर जाता है, आउटफ्लो। इससे देश का जीएनपी कम हो जाता है क्योंकि एनएफआईएडी नेगेटिव हो जाता है। अच्छा। इसी तरह अगर कोई देश अपनी संपत्ति, अपनी कंपनियां विदेशियों को बेचता है तो भविष्य में उसका प्रॉफिट भी देश से बाहर जाएगा, जिससे भी जीएनपी पर असर पड़ेगा। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है यानी जीडीपी, वो शायद उतना प्रभावित ना हो। सही कहा। हो सकता है देश के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हों, उत्पादन हो रहा हो, जीडीपी बढ़ रहा हो, लेकिन कर्ज और विदेशी ओनरशिप की वजह से पैसा बाहर जा रहा हो और जीएनपी उतना ना बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो। ऐसी स्थिति में जीडीपी शायद देश के अंदर चल रही आर्थिक गतिविधि का ज्यादा सीधा संकेत देता है। एक और पॉइंट दिमाग में आ रहा है, रेमिटेंसेस, जो भारतीय बाहर से पैसा भेजते हैं। हाँ, ये भारत जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेमिटेंसेस एनएफआईएडी का हिस्सा होते हैं। हालांकि ये फैक्टर इनकम नहीं, ट्रांसफर है, पर गणना में असर डालते हैं और ये हमारे जीएनपी को बढ़ाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन ये पैसा देश के अंदर हुए उत्पादन से नहीं आया है, ये बाहर से आया है। तो अगर हम सिर्फ देश के अंदर की प्रोडक्शन एक्टिविटी को मापना चाहते हैं तो जीडीपी शायद ज्यादा रेलेवेंट लगे। ओके, तो इन सब कारणों से अंतर्राष्ट्रीय तुलना में आसानी, डेटा की उपलब्धता और डोमेस्टिक एक्टिविटी पर फोकस जीडीपी आजकल विकास का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर बन गया है। जी हाँ, ज्यादातर देश, जिसमें भारत और अमेरिका भी शामिल हैं, अब अपनी ग्रोथ रेट्स जीडीपी के आधार पर ही बताते हैं। चलिए, तो अब हम भी अपना फोकस जीडीपी पर ले आते हैं। ये था सेक्शन 1.2 डिप्रिसिएशन और ग्रॉस वर्सेस नेट। अब सेक्शन 1.3 जीडीपी एज अ मेजर ऑफ ग्रोथ। राइट। हमने ये तो समझ लिया कि जीडीपी क्यों पॉपुलर है। अब जीडीपी को मापने की बात करते हैं। हमने पहले सुना था कि आउटपुट को मौद्रिक मूल्य में मापते हैं, लेकिन ये मूल्य कौन सा? 2 शब्द आते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इनमें क्या अंतर है? ये बहुत ही जरूरी अंतर है। हमने पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाँ, और उनके रिवॉर्ड्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट मतलब उत्पादन करने में इन चारों कारकों पर जो कुल लागत आई, या यूं कहें कि इन चारों कारकों को जो कुल आय मिली, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, उसका जोड़, ये असल में उत्पादन की लागत है फैक्टर्स के नजरिए से। ठीक है, ये हुआ फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस वो कीमत है जो हम और आप यानी फाइनल कंज्यूमर किसी चीज के लिए बाजार में चुकाते हैं। जब आप दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर जो एमआरपी लिखा होता है वो मार्केट प्राइस के करीब होता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस अलग-अलग क्यों होते हैं? फैक्ट्री गेट की कीमत और दुकान की कीमत में फर्क क्यों? इसका मुख्य कारण है सरकार का हस्तक्षेप, टैक्सेस और सब्सिडीज के रूप में। टैक्सेस और सब्सिडीज कैसे? देखिए, सरकार उत्पादन होने के बाद
लेकिन बाजार में बिकने से पहले वस्तुओं और सेवाओं पर कई तरह के अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी फैक्ट्रियों पर, सर्विस टैक्स लगता था सेवाओं पर, आजकल जीएसटी लगता है। बिल्कुल, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनके लगने से चीजों की कीमत फैक्टर कॉस्ट से बढ़ जाती है। ठीक है, टैक्स से कीमत बढ़ी, और सब्सिडी? दूसरी तरफ सरकार कुछ जरूरी चीजों को आम लोगों के लिए सस्ता रखने के लिए सब्सिडी भी देती है, जैसे रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी या किसानों को खाद फर्टिलाइजर पर सब्सिडी। सब्सिडी से कीमत कम हो जाती है। हाँ, तो अब फॉर्मूला क्या बना? फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने हैं और सब्सिडीज घटानी है, तब जाकर मार्केट प्राइस मिलेगा। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। एकदम सही। आमतौर पर सरकारें टैक्स लगाती ज्यादा हैं और सब्सिडीज कम देती हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुल जोड़ सब्सिडीज से ज्यादा होता है। इस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज वाले हिस्से को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम ये भी कह सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये क्लियर हुआ। अब असली सवाल, देश की आर्थिक वृद्धि दर मापने के लिए हमें जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर देखना चाहिए या मार्केट प्राइस पर? कौन सा ज्यादा सही है? सोच कर देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का असली मतलब क्या है? देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वास्तव में कितना बढ़ा, फिजिकल प्रोडक्शन कितना बढ़ा। हाँ, असली उत्पादन। अब मान लीजिए सरकार ने रातों रात सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस डबल कर दिए, लेकिन सब्सिडी उतनी ही रखे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे? नहीं, ये तो बस आंकड़ों का खेल हुआ। वाह, क्या तरक्की है! टैक्स बढ़ा दो, जीडीपी बढ़ गया। बिल्कुल। इसीलिए आर्थिक वृद्धि का सही और वास्तविक अंदाजा लगाने के लिए पारंपरिक रूप से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को बेहतर माना जाता रहा है, क्योंकि ये उत्पादन की वास्तविक लागत और उसमें लगे फैक्टर्स को मिली आय को दर्शाता है, न कि टैक्स के प्रभाव को। विकास के लिए कारक लागत ये पुरानी समझ थी। तो मार्केट प्राइस वाला जीडीपी किसी काम का नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी उपयोगी है। ये दिखाता है कि उपभोक्ता असल में क्या कीमत चुका रहे हैं, और दो देशों के जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बीच का अंतर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था पर टैक्स का बोझ ज्यादा है या सब्सिडी का लाभ ज्यादा है। तुलना के लिए उपयोगी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बराबर हो जाएं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, हो सकता है। कब? जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शून्य हो, यानी या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज बराबर हों, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, लगभग असंभव। या फिर दूसरी स्थिति ये हो कि सरकार न कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगाए और न कोई सब्सिडी दे। मतलब टैक्सेस इज इक्वल टू 0, सब्सिडीज इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल ही यूटोपियन बात हो गई। हाँ, ये बस किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकल दुनिया में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हमेशा अलग ही रहेंगे। ठीक है। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कीमतों को और इसलिए जीडीपी के मौद्रिक मूल्य को प्रभावित करता है वो है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन्फ्लेशन का जीडीपी गणना पर क्या असर होता है, और यहीं से रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है समय के साथ चीजों के औसत कीमतों का बढ़ जाना। राइट। अब मान लीजिए किसी साल देश का जीडीपी मान लीजिए मार्केट प्राइस पर 10% बढ़ा। ठीक है, 10% ग्रोथ, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी साल देश में महंगाई दर भी 10% थी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि जीडीपी का जो मौद्रिक मूल्य बढ़ा वो असल में ज्यादा चीजें बनने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ कीमतें बढ़ने की वजह से बढ़ा। एग्जैक्टली। यानी मौद्रिक रूप में नॉमिनल टर्म्स तो जीडीपी 10% बढ़ा, लेकिन वास्तविक रूप में यानी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के हिसाब से शायद कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं। सब बढ़ोतरी सिर्फ कीमतों की वजह से थी। ये तो फिर से धोखा हो गया। हाँ, ये तो असली ग्रोथ नहीं हुई, नॉमिनल ग्रोथ हुई बस। इसीलिए जीडीपी के आंकड़ों को सिर्फ चालू कीमतों करंट प्राइसेस पर देखना काफी नहीं है। हमें उसमें से महंगाई के असर को हटाना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि उत्पादन में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है।
और ये महंगाई का असर हटाते कैसे हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? इसके लिए अर्थशास्त्री जीडीपी डिफ्लेटर जैसे इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। सरल भाषा में समझें तो हम जीडीपी को एक आधार वर्ष बेस ईयर की कीमतों पर कैलकुलेट करते हैं। आधार वर्ष वो साल होता है जिसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं, जहां महंगाई का असर शून्य माना जाता है। जब हम जीडीपी को आधार वर्ष की कीमतों यानी स्थिर कीमतों कांस्टेंट प्राइसेस पर मापते हैं तो हमें महंगाई से एडजस्टेड आंकड़ा मिलता है। अच्छा, कांस्टेंट प्राइसेस पर। हाँ, तो अब दो तरह के जीडीपी हो गए। 1 नॉमिनल जीडीपी, जो चालू कीमतों यानी करंट प्राइसेस पर मापा जाता है, इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। 2 रियल जीडीपी, जो स्थिर कीमतों यानी आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है, इसमें से महंगाई का असर हटा दिया गया होता है। तो जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि भारत की विकास दर 7% रही, तो वो कौन सा जीडीपी होता है, रियल या नॉमिनल? वो हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास की परिभाषा में ही ये निहित है कि वो महंगाई समायोजित, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होनी चाहिए। नॉमिनल ग्रोथ जैसी कोई चीज तकनीकी रूप से होती नहीं, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही वास्तविक वृद्धि है। ग्रोथ इज ऑलवेज रियल। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ग्रोथ मतलब रियल ग्रोथ। तो भारतीय संदर्भ में जब हम विकास दर या ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्थिर कीमतों पर, कारक लागत पर जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि, इंक्रीज इन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये पारंपरिक परिभाषा रही है। और ये गणना कौन करता है भारत में? ये गणना हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ करता है, जो पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ को मिला के बना है। एनएसओ। और ये आंकड़े कब कब आते हैं? एनएसओ तिमाही अनुमान क्वार्टरली एस्टिमेट्स जारी करता है हर 3 महीने, मार्च अंत, जून अंत, सितंबर अंत, दिसंबर अंत के लिए, और फिर साल के अंत में वार्षिक अनुमान भी आते हैं। ये साल कौन सा होता है, जनवरी से दिसंबर? नहीं, भारत में सरकारी और कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लिए वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर चलता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च, तो जीडीपी के आंकड़े भी इसी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आते हैं। कैलेंडर वर्ष जनवरी दिसंबर अलग होता है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च, ठीक है। आपने फैक्टर कॉस्ट वाली बात कही थी। पारंपरिक परिभाषा में क्या अब भी फैक्टर कॉस्ट ही है या कुछ बदला है? यहीं पर वो बड़ा बदलाव आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन उस पे जाने से पहले बस एक छोटा सा उल्लेख। जीडीपी या राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड, जो हमने डिस्कस किया, आय विधि इनकम मेथड, सारे फैक्टर इनकम को जोड़कर, और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड, सारे खर्चों को जोड़कर। सैद्धांतिक रूप से तीनों से एक ही नतीजा आना चाहिए। ओके, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड्स, ठीक है। अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर। सेक्शन 1.4 जीडीपी नेशनल अकाउंट्स रिवाइज सीरीज विद 2017-18 एज बेस ईयर। ये आधार वर्ष बेस ईयर क्यों बदलते हैं और 2011-12 से बदलकर 2017-18 क्यों किया गया? आधार वर्ष 2017-18। देखिए, जैसा हमने पहले बात की, समय के साथ अर्थव्यवस्था का ढांचा, स्ट्रक्चर बदलता है। हाँ, नई इंडस्ट्रीज आती हैं, पुरानी जाती हैं। बिल्कुल, उत्पादन का पैटर्न बदलता है, लोगों की मांग बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, चीज़ों की रिलेटिव कीमतें बदलती हैं। अगर हम बहुत पुराने साल को आधार बनाकर आज की इकॉनमी को मापेंगे तो तस्वीर सही नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम 1950 को बेस ईयर मान लें तो आज के आईटी सेक्टर का तो उसमें कोई वजूद ही नहीं दिखेगा। सही बात है। इसीलिए अर्थव्यवस्था की बदलती सच्चाई को सही ढंग से पकड़ने के लिए समय समय पर बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी होता है। इसे रीबेसिंग कहते हैं। नया बेस ईयर हाल के स्ट्रक्चरल चेंजेस को बेहतर कैप्चर करता है। तो 2017-18 को नया बेस ईयर चुनने से क्या फायदे हुए? इससे अर्थव्यवस्था के आकार का ज्यादा सही अनुमान लगता है, पुराने मेथड्स के पूर्वाग्रह दूर होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, इसका बेहतर आकलन हो पाता है। नई सीरीज में कई सुधार भी किए गए, कॉर्पोरेट सेक्टर का कवरेज बढ़ाया गया, सरकारी खर्चों का बेहतर आकलन हुआ, एनएसएस के लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े शामिल किए गए, मेथडोलॉजी बदली गई। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव और कंफ्यूजन पैदा हुआ वो तो शब्दावली को लेकर था, है ना? अब जीडीपी का मतलब ही बदल गया है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पॉइंट है समझने वाला, और यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है।
प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल। पुरानी सीरीज जिसका बेस ईयर 2011-12 था, जब हम आमतौर पर जीडीपी कहते थे तो उसका मतलब होता था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, स्थिर कीमतों पर। यही हमारा हेडलाइन ग्रोथ फिगर होता था। ठीक है, पुराना जीडीपी मतलब फैक्टर कॉस्ट वाला। नई सीरीज जिसका बेस ईयर 2017-18 है, अब शब्दावली बदल गई है। अब सरकार या एनएसओ जो हेडलाइन फिगर जीडीपी जारी करता है, उसका मतलब है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। क्या मतलब अब जीडीपी का मतलब मार्केट प्राइस वाला हो गया, फैक्टर कॉस्ट वाला नहीं? जी हाँ, अब हेडलाइन जीडीपी इज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, और जो उद्योगवार या सेक्टर वाइज आंकड़े आते हैं उन्हें अब जीडीपी नहीं बल्कि जीवीए एट बेसिक प्राइसेस यानी सकल मूल्यवर्धन बुनियादी कीमतों पर कहा जाता है। अरे बाप रे, ये तो पूरा उलट फेर है। नया जीडीपी इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस और सेक्टर के लिए जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। ये जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड? हाँ, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये किसी सेक्टर या इंडस्ट्री द्वारा इकोनॉमी में जो वैल्यू एडिशन किया गया है उसे मापता है। मोटे तौर पर जीवीए इक्वल्स टू आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये बेसिक प्राइस क्या चीज है? हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो सुना था, ये बेसिक प्राइस कहाँ से आ गया? ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच की एक स्टेज है। इसे ध्यान से समझिए। फैक्टर कॉस्ट यह है उत्पादन के कारकों, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की लागत। बेसिक प्राइसेस, इसमें फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ वो टैक्स जुड़ते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया प्रोडक्शन प्रोसेस पर लगते हैं, जिन्हें उत्पादन कर प्रोडक्शन टैक्सेस कहते हैं, और वो सब्सिडी घटती है जो उत्पादन प्रक्रिया को मिलती है, जिन्हें उत्पादन सब्सिडी प्रोडक्शन सब्सिडीज कहते हैं। मार्केट प्राइसेस, इसमें बेसिक प्राइसेस के साथ साथ वो टैक्स जुड़ते हैं जो प्रति यूनिट उत्पाद पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर लगते हैं, जिन्हें उत्पाद कर प्रोडक्ट टैक्सेस कहते हैं, और वो सब्सिडी घटती है जो प्रति यूनिट उत्पाद पर मिलती है, जिन्हें उत्पाद सब्सिडी प्रोडक्ट सब्सिडीज कहते हैं। ओह, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडी अलग और प्रोडक्ट टैक्स सब्सिडी अलग। हाँ, नई सीरीज में ये वर्गीकरण किया गया है। उदाहरण दे सकती हैं? प्रोडक्शन टैक्स कैसा होता है? प्रोडक्शन टैक्सेस वो होते हैं जो उत्पादन करने के लिए देने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना भी उत्पादन किया हो या ना किया हो, जैसे जमीन पर लगने वाला भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी रजिस्टर करने की स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोफेशनल टैक्स। ये उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। उत्पादन कर, भू राजस्व, स्टैंप ड्यूटी और प्रोडक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हर यूनिट बनाने या बेचने पर लगते हैं। जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी हर बनी हुई चीज पर, सेल्स टैक्स या वैट लगता था बिक्री पर, सर्विस टैक्स लगता था सेवा देने पर। अब इन सब की जगह मुख्यतः जीएसटी लगता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी प्रोडक्ट टैक्सेस हैं। ये उत्पादन या बिक्री की मात्रा पर निर्भर करते हैं। उत्पादन कर, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। अच्छा, ये फर्क है। और इसी तरह प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी? हाँ, प्रोडक्शन सब्सिडी उत्पादन प्रक्रिया को सपोर्ट करने के लिए मिलती है, जैसे रेलवे को घाटे की भरपाई के लिए सब्सिडी या छोटे उद्योगों को इनपुट खरीदने के लिए सब्सिडी। प्रोडक्ट सब्सिडी किसी खास उत्पाद को सस्ता करने के लिए मिलती है, जैसे खाने पर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम या फर्टिलाइजर पर सब्सिडी, या किसानों को लोन पर ब्याज सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन। समझ गया, ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। तो अब जीवीए एट बेसिक प्राइसेस और जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस का फॉर्मूला क्या बना? देखिए, 1 जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ये पुराना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऐसा है, इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम प्लस सीएफसी डिप्रिसिएशन। 2 GVA at basic prices is equal to GVA at factor cost plus production taxes minus production subsidies. 3. GDP at market prices is equal to GVA at basic prices plus product taxes, product subsidies. मैं इन फॉर्मूलों को फिर से दोहराती हूँ। GVA at basic prices is equal to GVA at factor cost plus net production taxes.
GDP at market prices is equal to GV at basic prices plus net product taxes. हाँ हूँ। तो अब सरकार जो हेडलाइन ग्रोथ रेट बताती है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस की होती है और सेक्टोरल ग्रोथ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस की। जी हाँ, और इसका असर भी हुआ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन टैक्सेस ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडीज कम, तो जब जीवीए एट बेसिक प्राइसेस कैलकुलेट किया गया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आंकड़ा पुराने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आया क्योंकि उसमें नेट प्रोडक्शन टैक्सेस जुड़ गए। तो अब अगर सरकार प्रोडक्शन टैक्सेस या सब्सिडीज में कोई बदलाव करती है तो उसका असर सीधे जीवीए ग्रोथ रेट पर दिखेगा। बिल्कुल, अब टैक्स नीतियों का असर ग्रोथ के आंकड़ों पर ज्यादा सीधे तौर पर झलकेगा। इस नई सीरीज में और क्या बड़े बदलाव हुए? आपने डेटा सोर्स बदलने की बात की थी, MCA 21। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले क्या इस्तेमाल होता था और अब क्या होता है? पहले खासकर संगठित विनिर्माण और सर्विस सेक्टर के लिए मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के कंपनी फाइनेंस स्टडीज और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के डेटा का इस्तेमाल होता था। ये डेटा अक्सर फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट लेवल पर होता था। और अब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA के पास एक बड़ा डेटाबेस है, MCA 21। इसमें देश की लाखों कंपनियों, करीब 5 लाख से ज्यादा की डिटेल फाइनेंशियल जानकारी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट उपलब्ध है। नई सीरीज में इस MCA 21 डेटाबेस का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर के जीवीए का अनुमान लगाने के लिए। तो डेटा कवरेज बहुत बढ़ गया। हाँ, कवरेज बढ़ा और शायद क्वालिटी भी बेहतर हुई। दूसरा बड़ा मेथोडोलॉजिकल बदलाव था अप्रोच का। पहले एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड अप्रोच थी, अब एंटरप्राइज बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है। एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस एंटरप्राइज क्या मतलब? एस्टैब्लिशमेंट मतलब एक सिंगल लोकेशन यूनिट, जैसे एक फैक्ट्री। एंटरप्राइज मतलब पूरी कंपनी, जिसके कई यूनिट्स, ऑफिसेज, एक्टिविटीज हो सकती हैं। नई अप्रोच में एक पूरी कंपनी, एंटरप्राइज द्वारा किए गए कुल वैल्यू एडिशन को एक ही सेक्टर में गिना जाता है, भले ही उसकी कुछ एक्टिविटीज अलग तरह की हों। उदाहरण? जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। वो कार बनाने के अलावा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग जैसी सेवाएं भी देती होगी। पुरानी अप्रोच में शायद सिर्फ फैक्ट्री वाला हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में गिना जाता। नई एंटरप्राइज अप्रोच में उस कंपनी की इन गैर विनिर्माण गतिविधियों से होने वाले वैल्यू एडिशन को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जीवीए में ही शामिल किया जा सकता है। ओह, इससे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए बढ़ जाएगा। हाँ, इससे कवरेज बढ़ा और कुछ हद तक सेक्टोरल परिभाषाएं भी प्रभावित हुईं। और क्या बदलाव थे? असंगठित क्षेत्र के अनुमान के लिए NSS के लेटेस्ट सर्वे, जैसे 2010-11 का अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस सर्वे और 2012 का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के डेटा को शामिल किया गया। लेबर इनपुट को मापने के लिए पुरानी सबको बराबर वजन वाली विधि की जगह प्रभावी श्रम इनपुट विधि अपनाई गई, जो अलग-अलग स्किल और प्रोडक्टिविटी वाले वर्कर्स को अलग-अलग वजन देती है। इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड, ठीक है। और एक और बदलाव था शायद वैल्यूएबल्स का, सोना चांदी। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, जेवरात जैसी चीजें जिन्हें हम वैल्यूएबल्स कहते हैं, उनका ट्रीटमेंट बदला गया। पहले क्या होता था, अब क्या होता है? पुरानी सीरीज में वैल्यूएबल्स को निजी उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFC का हिस्सा माना जाता था। मतलब ये मान लिया जाता था कि सोना खरीद कर कंज्यूम कर लिया गया। लेकिन सोना तो कंज्यूम नहीं होता, वो तो एक तरह का निवेश है या बचत। बिल्कुल, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई सीरीज में वैल्यूएबल्स को उपभोग से हटाकर सकल पूंजी निर्माण, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन GCF और घरेलू बचत हाउस होल्ड सेविंग्स का हिस्सा माना गया है। अच्छा, तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि आंकड़ों में उपभोग कंजम्पशन का हिस्सा कम हो गया और बचत, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा बढ़ गया। वैल्यूएबल्स अब सेविंग्स का हिस्सा। ये सब बदलाव मिलकर काफी बड़े हो जाते हैं। और शायद यही कारण था कि जब ये नई सीरीज 2015 में आई थी, बेस ईयर 2011-12 के साथ, तो पिछले सालों की ग्रोथ रेट, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, अचानक काफी ज्यादा दिखने लगी थी। उस पर काफी विवाद भी हुआ था। हाँ, वो काफी विवादित रहा था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट पुरानी सीरीज के मुकाबले काफी रिवाइज होके ऊपर चली गई थी, जबकि बाकी इंडिकेटर्स जैसे IIP या कंपनियों के नतीजे उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे। तो उसका मुख्य कारण क्या था? क्या ये सब मेथोडोलॉजिकल बदलाव थे?
हाँ, मुख्य रूप से यही कारण बताए गए थे। पहला, MCA 21 डेटा का इस्तेमाल, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर का कवरेज बढ़ा। दूसरा, एंटरप्राइज अप्रोच, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की सर्विस एक्टिविटीज का वैल्यू एडिशन भी जुड़ा। तीसरा, प्रोडक्शन टैक्सेस का GVA एट बेसिक प्राइसेस में शामिल होना, जो मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, GDP GVA सिर्फ आउटपुट को नहीं बल्कि मूल्यवर्धन को मापता है। मूल्यवर्धन इक्वल्स आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट्स। हो सकता है किसी कंपनी का कुल आउटपुट सेल उतना न बढ़ा हो, लेकिन अगर उसने अपनी लागत इंटरमीडिएट कॉस्ट्स कम कर ली हैं या ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, तो उसका वैल्यू एडेड बढ़ सकता है। वैल्यू एडिशन, नॉट जस्ट आउटपुट। तो ये एक जटिल मुद्दा था जिसके कई पहलू थे, और अब बेस ईयर फिर बदलकर 2017-18 हो गया है, तो शायद आंकड़े फिर एडजस्ट हुए होंगे। हाँ, बेस ईयर बदलने से पिछले सालों के आंकड़े भी रिवाइज होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि भविष्य में जब IIP, WPI, CPI जैसे दूसरे इंडेक्स के बेस ईयर बदलेंगे, तो GDP के आंकड़ों पर फिर से असर पड़ सकता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि आंकड़े पत्थर की लकीर नहीं होते, ये मेथोडोलॉजी और बेस ईयर पर निर्भर करते हैं। चलिए, ये था GDP GVA का पूरा पोस्टमार्टम। अब इस चैप्टर के बिल्कुल अंत में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, GHI, सेक्शन 1.5। हाँ, ये GDP की दुनिया से बिल्कुल अलग एक दृष्टिकोण है। क्या है ये GHI? देखिए, पारंपरिक अर्थशास्त्र ने हमेशा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिर्फ भौतिकवादी मापदंडों पर ही मापा है। बिल्कुल। कितना उत्पादन हुआ, कितनी इनकम बढ़ी, GDP कितना बढ़ा। हाँ, पैसा पैसा पैसा। GHI, या ज्यादा सही शब्द GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इस सोच को चुनौती देता है। ये कहता है कि सच्ची प्रगति या विकास का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या चीजें बनाना नहीं है, बल्कि लोगों की समग्र भलाई, होलिस्टिक वेलबीइंग और खुशी, हैप्पीनेस है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये तो बिल्कुल अलग सोच है। ये अद्भुत सोच दुनिया को दी है एक छोटे से देश भूटान ने। भूटान, हिमालय वाला देश। जी हाँ, भूटान। वहाँ के जो चौथे राजा थे, जिग्मे सिंगे वांगचुक, उन्होंने 1972 में पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उन्होंने कहा था कि भूटान के लिए GNH GDP से ज्यादा महत्वपूर्ण है। GNH is more important than GDP? ये तो क्रांतिकारी बात थी 1972 में। नाम फिर से बताइए राजा का। राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक, भूटान। तो GNH या GHI किन चीजों को मापता है? सिर्फ लोगों से पूछते हैं कि आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। ये मानता है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच अपनाना जरूरी है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ गैर आर्थिक पहलुओं को भी बराबर महत्व दिया जाए। कौन से गैर आर्थिक पहलू? GNH के 9 मुख्य डोमेन यानी क्षेत्र बताए गए हैं, जिनमें शामिल हैं 1. मनोवैज्ञानिक भलाई, साइकोलॉजिकल वेलबींग। 2. स्वास्थ्य, हेल्थ। 3. शिक्षा, एजुकेशन। 4. समय का उपयोग, काम, आराम, समाज के बीच संतुलन। 5. सांस्कृतिक विविधता और लचीलापन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस। 6. सुशासन, गुड गवर्नेंस। 7. सामुदायिक जीवन शक्ति, कम्युनिटी वाइटैलिटी। 8. पारिस्थितिक विविधता और लचीलापन, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस। 9. जीवन स्तर, यानी आर्थिक पहलू भी शामिल है, पर सिर्फ एक हिस्सा है। अरे, ये तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें तो जीवन के लगभग हर पहलू को शामिल कर लिया गया है। मन, शरीर, समाज, संस्कृति, पर्यावरण, शासन। बिल्कुल। इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक उत्पादन का एक नंबर देना नहीं, बल्कि जनसंख्या की सामान्य भलाई का एक ज्यादा सच्चा और संतुलित प्रतिबिंब प्रस्तुत करना है। ये GDP के संकीर्ण फोकस से बिल्कुल अलग है। वाकई एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है। क्या दुनिया के और देश भी इसे अपना रहे हैं? कुछ हद तक। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वेलबीइंग और हैप्पीनेस को मापने में रुचि दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन भूटान ने इसे अपनी राष्ट्रीय नीति का केंद्र बनाया है, वो बात अलग है। सोचने वाली बात है कि विकास के मायने क्या होने चाहिए।
चलिए, ये था हमारा पूरा चैप्टर 1 का विश्लेषण। अब समय है इस लंबी चर्चा के मुख्य बिंदुओं यानी की टेक अवेज को एक बार फिर से याद करने का। जरूर, ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। पहला, आउटपुट एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। डबल काउंटिंग और सेकंड हैंड माल नहीं गिनना है। आउटपुट इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू लागत। दूसरा, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। डोमेस्टिक मतलब देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन। नेशनल मतलब देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन। डोमेस्टिक प्लस NFIAD। तीसरा, डिप्रिसिएशन एंड ग्रॉस वर्सेस नेट। डिप्रिसिएशन पूंजी की घिसावट है। ग्रॉस आंकड़ों में डिप्रिसिएशन शामिल होता है, नेट आंकड़ों में इसे घटा दिया जाता है। ग्रॉस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। 4 मुख्य कॉन्सेप्ट: GDP, NDP, GNP, NNP। तकनीकी रूप से NNP इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। चौथा, GDP मेजरमेंट। आजकल GDP ज्यादा पॉपुलर है। इसे फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत या मार्केट प्राइस, उपभोक्ता कीमत पर माप सकते हैं। अंतर आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज से। विकास के लिए रियल GDP, महंगाई समायोजित, देखा जाता है जो कांस्टेंट प्राइसेस पर होता है। ग्रोथ इज ऑलवेज रियल। पांचवा, रिवाइज सीरीज बेस 2017-18। अब हेडलाइन GDP एट मार्केट प्राइसेस है, सेक्टर वाइज GVA एट बेसिक प्राइसेस है। बेसिक प्राइसेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू बेसिक प्राइसेस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। नया डेटा सोर्स MCA 21, नई मेथडोलॉजी एंटरप्राइज अप्रोच इफेक्टिव लेबर इनपुट का इस्तेमाल हुआ है। वैल्यूएबल्स अब कंजम्पशन का नहीं, सेविंग्स कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। और छठा, GHI भूटान की देन, राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा। ये विकास का एक समग्र माप है जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि खुशी, संस्कृति, पर्यावरण, सुशासन जैसे गैर आर्थिक पहलुओं को भी महत्व देता है। वाह, क्या जबरदस्त और वाकई एक गहन मंथन था। मुझे लगता है हमने आउटपुट की बेसिक परिभाषा से लेकर GDP गणना के नए और पेचीदा तरीकों और GHI जैसे वैकल्पिक दर्शन तक हर पहलू को काफी गहराई से छुआ है। हाँ, कोशिश तो यही थी कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। मुझे पता है ये काफी लंबा सेशन था और शायद कुछ जगहों पर खासकर वो GVA GDP वाले बदलाव वाले हिस्से में थोड़ा जटिल भी लगा होगा। हाँ, वो टर्मिनोलॉजी वाला हिस्सा थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर जरूरत महसूस हो तो इस चर्चा को खासकर सेक्शन 1.4 वाले हिस्से को कम से कम एक बार और ध्यान से सुने, हो सके तो साथ में नोट्स बनाते हुए। मुझे पूरा यकीन है कि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि UPSC प्रीलिम्स या मेंस इकोनॉमी के पेपर में सवाल आएंगे, वो तो आएंगे ही, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी ये ज़रूरी है। कैसे? जब आप अखबारों में या TV पर सुनते हैं कि GDP ग्रोथ इतनी रही या उस सेक्टर में इतनी गिरावट आई, तो आपको पता होना चाहिए कि उस नंबर का असल मतलब क्या है, वो कैसे कैलकुलेट हुआ है और उसकी सीमाएं क्या हैं। ये चर्चा आपको वो समझ विकसित करने में मदद करेगी। बिल्कुल सही कहा। ये आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण, ये गहरा गोता पसंद आया तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो UPSC या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें भी भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में रुचि है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर हुआ, या अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या डाउट है, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक सुन लो UPSC YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे अगले डिटेल्ड डीप डाइव्स, ऐसे ही गहन विश्लेषण वाले एपिसोड्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट पूरी गहराई के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद। जय